आज की इस गहन चर्चा में बहुत बहुत स्वागत है। हमेशा की तरह एक बार फिर हम ज्ञान और विचारों की दुनिया में एक गहरे सफर पर निकलने वाले हैं। बिल्कुल, और आज की चर्चा के लिए मैं काफी उत्सुक हूँ। हाँ, आज का हमारा ये विस्तृत विश्लेषण ना बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि आमतौर पर हम जिन स्रोतों पर चर्चा करते हैं वे लंबी किताबें, शोध पत्र या फिर विस्तृत लेख होते हैं। सही कहा, बड़े बड़े दस्तावेज होते हैं। जी, लेकिन आज हमारे पास जो स्रोत सामग्री है वो आकार में केवल एक अकेली पंक्ति है। सिर्फ एक पंक्ति, ये तो वाकई दिलचस्प है। हाँ, बस एक लाइन। फिर भी जब हम विचारों की गहराई और दार्शनिक वजन की बात करते हैं तो ये एक पंक्ति अपने आप में एक पूरा महासागर समेटे हुए है। ये सच में एक दिलचस्प चुनौती है। बिल्कुल, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि जो विचार देखने में सबसे संक्षिप्त लगते हैं वे ही मानव जीवन और मनोविज्ञान के सबसे जटिल सवालों का जवाब देने की क्षमता रखते हैं। एकदम सही बात है। एक अकेली पंक्ति में सदियों का अनुभव और अवलोकन छिपा हो सकता है, और आज की ये सामग्री बिल्कुल वैसी लगती है। ये हमें सतह से बहुत नीचे जाकर सोचने पर मजबूर करती है। तो चलिए आज के हमारे मुख्य मिशन को सामने रखते हैं। हमारी आज की सामग्री पूरी तरह से द इटर्नल वैल्यू ऑफ एफर्ट यानी प्रयास के शाश्वत मूल्य नामक पाठ के एक बहुत ही छोटे अंश पर आधारित है। द इटर्नल वैल्यू ऑफ एफर्ट। जी, स्रोत सामग्री में एक विशिष्ट और बहुत ही स्पष्ट पंक्ति दी गई है। उसमें लिखा है, श्रीमद् भगवद गीता में लिखा है, पहला, प्रयास कभी व्यर्थ नहीं जाता। बस इतना ही? बस इतना ही। लेकिन इस एक वाक्य ने आधुनिक जीवन शैली और सफलता के हमारे पैमानों पर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। ये तो तय। तो आज का हमारा मिशन यही है कि हमें इस वाक्य के गहरे अर्थ को परत दर परत खोलना है और ये समझना है कि आखिर किसी भी प्रयास का जो मूल्य है वो शाश्वत क्यों है, इटर्नल क्यों है। बिल्कुल, इस पे गहराई से बात होनी चाहिए। तो चलिए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। इस शीर्षक द इटर्नल वैल्यू ऑफ एफर्ट के वास्तविक निहितार्थ क्या है? यहाँ जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये है कि हम विशेष रूप से आज के इस आधुनिक दौर में दुनिया को पूरी तरह से एक ट्रांजैक्शनल यानी लेन देन वाले नजरिए से देखने के आदी हो चुके हैं। ट्रांजैक्शनल नजरिया। हाँ, मतलब हम कोई भी ऊर्जा, समय या संसाधन कहीं लगाते हैं तो हमारी एक तय उम्मीद होती है कि इसके बदले में हमें कोई एक्स परिणाम मिलना ही चाहिए। एक सीधा हिसाब किताब। बिल्कुल, अगर वो परिणाम मिला तो हमारा प्रयास सफल माना जाता है, और अगर परिणाम हमारी उम्मीदों के मुताबिक नहीं रहा तो हम तुरंत उस प्रयास पर व्यर्थ या बेकार होने का ठप्पा लगा देते हैं। लेकिन स्रोत का यह शीर्षक शाश्वत मूल्य या इटर्नल वैल्यू की बात कर रहा है। जी, और शाश्वत होने का मतलब किसी ऐसी चीज से है जो समय, स्थान या तत्कालीन परिस्थितियों की सीमाओं से पूरी तरह परे है। यानी वो किसी एक पल में बंधा हुआ नहीं है। ये एकदम सही। इसका अर्थ ये है कि प्रयास का अपना एक स्वतंत्र अस्तित्व है जो किसी बाहरी नतीजे का मोहताज नहीं है। ये नजरिया वाकई चीजों को देखने का ढंग बदल देता है, क्योंकि जब हम श्रीमद् भगवद गीता का संदर्भ देखते हैं जिसका स्पष्ट उल्लेख इस स्रोत में किया गया है तो हमें समझ आता है कि ये महज कोई प्रेरणादायक उद्धरण नहीं है। जी, ये कोई आम मोटिवेशनल कोट नहीं है। हाँ, बल्कि एक बहुत ही ठोस दार्शनिक ढांचा है। गीता का सिद्धांत इसी बात पर टिका है कि कर्म करने का अधिकार हमारे पास है, लेकिन उसके फलों पर नहीं। अगर हम इसे बड़े परिप्रेक्ष्य से जोड़कर देखें तो ये बात बहुत गहरी है। हालांकि व्यावहारिक दुनिया में ये कहना बहुत आसान लगता है। जैसे रोजमर्रा की जिंदगी का उदाहरण लें, जब हम कोई नई भाषा सीखने की कोशिश करते हैं या किसी मुश्किल प्रोजेक्ट पर काम करते हैं और शायद मनचाहा परिणाम नहीं मिलता। बिल्कुल, और इससे भी बड़ा उदाहरण लें, अगर कोई व्यक्ति किसी स्टार्टअप में अपना सारा पैसा अपने जीवन के 3 महत्वपूर्ण साल लगा दे और वो बिजनेस डूब जाए, ये बहुत भारी स्थिति है। हाँ, तो उस पल में उसे ये समझाना कि उसका प्रयास शाश्वत है थोड़ा किताबी लग सकता है। उस क्षण तो वो व्यक्ति पूरी तरह से टूटा हुआ महसूस करता है। इस विरोधाभास को कैसे समझा जाए? ये बहुत ही वाजिब और जमीनी सवाल है। जब हम किसी बड़े झटके से गुजर रहे होते हैं तो दार्शनिक बातें अक्सर खोखली लगती हैं। सही बात है, इंसान को सिर्फ अपना नुकसान दिखता है। लेकिन अगर हम इस शाश्वत मूल्य को सिर्फ आध्यात्म या दर्शन तक सीमित न रखें और इसे विज्ञान और मनोविज्ञान के चश्मे से देखें तो तस्वीर पूरी तरह साफ हो जाती है। विज्ञान के नजरिए से? जी, उस स्टार्टअप फाउंडर का ही उदाहरण लेते हैं। बाहर से देखने पर और बैलेंस शीट के हिसाब से वो बिजनेस विफल हो गया, कंपनी बंद हो गई। हाँ, लेकिन उन 3 सालों के निरंतर प्रयास, तनाव झेलने और रोज नई समस्याओं को सुलझाने की प्रक्रिया में उस व्यक्ति के मस्तिष्क में जो बदलाव आए हैं वे स्थायी हैं। तो आप कह रहे हैं कि संघर्ष का सीधा असर हमारी बायोलॉजी और दिमागी संरचना पर पड़ता है? बिल्कुल पड़ता है। न्यूरोप्लास्टिसिटी का विज्ञान हमें यही बताता है। न्यूरोप्लास्टिसिटी? जी, जब हम कोई भी नया प्रयास करते हैं, किसी जटिल समस्या से जूझते हैं तो हमारे दिमाग में नए न्यूरल पाथवेज बनते हैं। यानी दिमाग खुद को दोबारा आकार देता है? एकदम सही। बार बार संघर्ष करने से हमारे न्यूरॉन्स के चारों ओर मौजूद जो माइलिन शीथ की परत होती है वो मोटी होती जाती है। इससे हमारा दिमाग भविष्य में उस तरह की समस्याओं को और अधिक तेजी से प्रोसेस करने लगता है। तो भले ही वो स्टार्टअप बाहरी दुनिया में क्रैश हो गया हो, लेकिन उस फाउंडर के दिमाग का एक तरह से हार्डवेयर अपग्रेड हो चुका है। क्या बात है, बिल्कुल सही शब्द, हार्डवेयर अपग्रेड। वो अपग्रेड उसका शाश्वत मूल्य है जिसे कोई उसे छीन नहीं सकता। ये एक बहुत ही शानदार विचार है कि प्रयास वास्तव में हमारे दिमाग का हार्डवेयर अपग्रेड है। अगर हम इसे स्किल स्टैकिंग के आधुनिक कॉन्सेप्ट से जोड़कर देखें तो ये बात और भी पुख्ता हो जाती है। स्किल स्टैकिंग के बारे में थोड़ा और बताएंगे? हाँ, जैसे उस विफल स्टार्टअप फाउंडर ने सिर्फ विफलता नहीं झेली है, उसने प्रोडक्ट मैनेजमेंट सीखा, उसने निवेशकों के सामने अपनी बात रखने का हुनर सीखा, क्राइसिस कम्युनिकेशन को समझा। बिल्कुल, और सबसे बड़ी बात, अनिश्चितता के बीच काम करने की मनोवैज्ञानिक दृढ़ता हासिल की। अगले किसी भी प्रोजेक्ट में या नौकरी में ये सभी स्किल्स उसके साथ जाने वाले हैं। सही कहा, और यही वो जगह है
जहाँ प्रयास कभी व्यर्थ नहीं जाता का सिद्धांत पूरी तरह से चरितार्थ होता है। हाँ, हम अक्सर गलती ये करते हैं कि हम प्रयास और परिणाम को एक सीधी रेखा में देखते हैं, लीनियर प्रोग्रेस की तरह। हाँ, हम सोचते हैं कि ए दिशा में की गई मेहनत का फल ए दिशा में ही मिलना चाहिए। लेकिन असल जिंदगी बहुत ही गैर रेखीय या नॉन लीनियर होती है। बिल्कुल। हो सकता है किसी एक दिशा में किया गया गहरा प्रयास आपको वहाँ सफलता ना दे, लेकिन वो आपको एक ऐसा दृष्टिकोण, एक ऐसा अनुशासन या एक ऐसा नेटवर्क दे दे जो जीवन में किसी बी या सी दिशा में काम आ जाए। ये दिलचस्प है, क्योंकि ये बात सिर्फ मनोविज्ञान या अध्यात्म तक सीमित नहीं है। और कहाँ लागू होती है? अगर हम भौतिक विज्ञान के लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यानी ऊर्जा संरक्षण के नियम को देखें, तो ऊर्जा कभी नष्ट नहीं होती। वो केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होती है। बिल्कुल। मानवीय प्रयास भी तो एक प्रकार की ऊर्जा ही है, शारीरिक ऊर्जा, मानसिक ऊर्जा, भावनात्मक ऊर्जा। तो ब्रह्मांड के बुनियादी नियमों के अनुसार भी वो ऊर्जा शून्य कैसे हो सकती है? बहुत उम्दा तुलना है ये। वो निश्चित रूप से किसी न किसी रूप में संरक्षित रहती है, वो अनुभव बन जाती है, वो चरित्र की मजबूती बन जाती है, या फिर वो एक ऐसा सबक बन जाती है जो भविष्य की किसी बड़ी गलती को रोक लेता है। एकदम सही बात है। अगर हम इसे बड़े परिप्रेक्ष्य से जोड़कर देखें तो ये समझना महत्वपूर्ण है कि आज के समय में इस प्राचीन विचार की इतनी सख्त जरूरत क्यों है। आज के समय में इसकी प्रासंगिकता और भी बढ़ गई है। जी, क्योंकि आज हम एक हाइपर कैपिटलिस्ट और पूरी तरह से ROI यानी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट संचालित समाज में जी रहे हैं। हर चीज में मुनाफा देखा जाता है। हमारी शिक्षा व्यवस्था से लेकर कॉर्पोरेट कल्चर तक हर चीज को तिमाही नतीजों और तुरंत मिलने वाले फायदों के तराजू पर तोला जाता है। और इसी व्यवस्था ने हमारे अंदर एक गहरा मनोवैज्ञानिक तनाव पैदा कर दिया है। हाँ, बिल्कुल। ये बहुत ही सटीक विश्लेषण है। आज के कॉर्पोरेट और रचनात्मक क्षेत्रों में हम जिस बर्नआउट की महामारी को देख रहे हैं, उसकी जड़ें कहीं ना कहीं इसी सोच में है। बर्नआउट का सीधा संबंध हमारे नजरिए से है। हाँ, बर्नआउट हमेशा सिर्फ बहुत ज्यादा काम करने से नहीं होता। ये अक्सर उस हताशा और खालीपन के एहसास से होता है जब इंसान को लगता है कि उसकी इतनी कड़ी मेहनत का कोई दिखने वाला नतीजा नहीं निकल रहा है। जब हमारी मेहनत को कोई पहचान नहीं मिलती। जी, जब किसी रचनात्मक व्यक्ति का प्रोजेक्ट रिजेक्ट हो जाता है या किसी कर्मचारी को वो प्रमोशन नहीं मिलता जिसके लिए उसने दिन रात एक किया था, तो परिणाम केंद्रित समाज उसे ये महसूस कराता है कि उसका वो सारा समय बर्बाद हो गया। और यही पर गीता की एक पंक्ति एक बहुत ही अभेद्य मनोवैज्ञानिक ढाल का काम करती है, एक साइकोलॉजिकल शील्ड। ये हमें याद दिलाती है कि हमारी ऊर्जा की सार्थकता किसी बाहरी संस्था के अप्रूवल पर निर्भर नहीं है। बिल्कुल नहीं, किसी वित्तीय मेट्रिक पर भी नहीं। सही कहा। जब हम ये मान लेते हैं कि प्रयास कभी व्यर्थ नहीं जाता, तो हम अपने काम के प्रति एक प्रोसेस ओरिएंटेड नजरिया विकसित कर लेते हैं। यानी हम प्रक्रिया पर ध्यान देते हैं। जी, हम इस बात पर ध्यान केंद्रित करने लगते हैं कि जो काम हमारे हाथ में है उसे हम कितनी उत्कृष्टता के साथ कर रहे हैं, न कि इस बात पर कि दुनिया उसे किस तरह से पुरस्कृत करेगी। और ये जो शिफ्ट है, ये इंसान को उस अस्तित्व परक संकट या एग्जिस्टेंशियल ड्रेड से बचाता है जो आधुनिक जीवन की देन है। ये वाकई सफलता के पूरे पैमाने को ही बदल कर रख देता है। अगर प्रयास का होना ही अपने आप में एक उपलब्धि है, तो विफलता का डर हमारी गति को रोक नहीं सकता। विफलता का डर ही तो हमें कदम उठाने से रोकता है। हाँ, ये एक बहुत ही सशक्त करने वाला विचार है कि हर बार जब हम किसी मुश्किल चीज को करने की कोशिश करते हैं, चाहे वो कोई नई तकनीक सीखना हो, कोई कठिन बातचीत करना हो या अपनी किसी बुरी आदत को बदलना हो, तो भले ही हम उसमें तुरंत सफल न हो, हम अपने भीतर कुछ ऐसा निर्माण कर रहे हैं जो स्थायी है। वह संघर्ष हमारे चरित्र के ताने बाने में बुना जा रहा है। इसे एक और दृष्टिकोण से देखते हैं, पहचान या आइडेंटिटी के दृष्टिकोण से। पहचान के दृष्टिकोण से? वो कैसे? हम अक्सर अपनी पहचान इस बात से तय करते हैं कि हमने क्या हासिल किया है, हमारे पास कौन सी डिग्री है, कौन सा पद है या बैंक में कितना बैलेंस है, जो कि समाज का सामान्य पैमाना है। बिल्कुल, लेकिन स्रोत की ये सामग्री हमें एक अलग दिशा में ले जाती है। ये सुझाव देती है कि हमारी असली पहचान इस बात से बनती है कि हम किस तरह के प्रयास करने में सक्षम हैं। क्या हम गिरने के बाद दोबारा उठने का प्रयास कर सकते हैं? बिल्कुल। क्या हम बिना गारंटी के किसी बड़े लक्ष्य के लिए मेहनत कर सकते हैं? ये तो बहुत ही शक्तिशाली विचार है। जो व्यक्ति ये समझ जाता है कि उसकी मेहनत का मूल्य शाश्वत है, वो अपनी पहचान को बाहरी चीजों से हटाकर अपने आंतरिक संकल्प से जोड़ लेता है, अपने इनर रिजॉल्व से। और एक बार जब आपकी पहचान आपके संकल्प से जुड़ जाती है, तो बाहर की कोई भी विफलता आपको भीतर से तोड़ नहीं सकती। बाहरी चीजें तो परिस्थितियों के हिसाब से बदल सकती हैं, छिन सकती हैं, लेकिन आपके द्वारा किया गया संघर्ष और उससे पैदा हुआ संकल्प हमेशा आपके साथ रहता है। हमेशा साथ रहता है। कई बार हम देखते हैं कि जो लोग जीवन के शुरुआती वर्षों में बहुत भारी संघर्षों या असफलताओं से गुजरते हैं, वे बाद में किसी भी संकट का सामना बहुत ही शांत दिमाग से कर पाते हैं। उन्हें देखकर ऐसा लगता है जैसे वे किसी अलग ही मिट्टी के बने हों। असल में वो मिट्टी कुछ और नहीं बल्कि उनके उन शुरुआती विफल प्रयासों का ही संचित परिणाम होती है। उन प्रयासों ने ही उन्हें वो मानसिक मजबूती दी है। बिल्कुल। और अगर हम गीता के उस मूल विचार पर वापस लौटें जहाँ से हमने शुरुआत की थी, तो ये स्पष्ट होता है कि तुम्हारा अधिकार केवल कर्म पर है। ये संदेश किसी को असहाय महसूस कराने के लिए नहीं था, बल्कि ये इंसान को सबसे बड़ी आजादी देने के लिए था। जी, जब आप परिणाम की चिंता के बोझ से खुद को आजाद कर लेते हैं, तभी आप अपना 100% प्रयास किसी काम में लगा सकते हैं। परिणाम की लगातार चिंता हमारी आधी ऊर्जा तो उसी में सोख लेती है। बिल्कुल सही। लेकिन जब हमें इस स्रोत की बात पर गहरा विश्वास हो जाता है कि प्रयास कभी शून्य में नहीं जाता, तो हम बिना किसी डर के पूरी रचनात्मकता और ऊर्जा के साथ काम कर पाते हैं। और यही सच्ची स्वतंत्रता है। तो इन सब का क्या अर्थ है? अगर हम आज की इस पूरी चर्चा को समेटें और ये सोचे कि सुनने वालों के लिए इस ज्ञान की सबसे बड़ी व्यवहारिक प्रासंगिकता क्या है? इसका सबसे बड़ा अर्थ यह है कि हमें अपने जीवन के खाली लगने वाले हाथों को एक नए नजरिए से देखना होगा। खाली लगने वाले हाथों
प्रयत्नों को। हाँ, जब हमें लगे कि कड़ी मेहनत के बाद भी हमारे हाथ खाली हैं, तो हमें समझना होगा कि वे वास्तव में खाली नहीं हैं। वे नए मानसिक मॉडल और नई अनुकूलन क्षमता से भरे हुए हैं। और एक नए तरह के धैर्य से भी। आधुनिक जीवन की दौड़ भाग में जहाँ हर चीज का तुरंत मूल्यांकन होता है, यह स्रोत हमें धैर्य रखने और अपनी प्रक्रिया पर अटूट विश्वास रखने की सलाह देता है। प्रक्रिया पर विश्वास। ये हमें सिखाता है कि जो बीज जमीन के नीचे बोया गया है वो व्यर्थ नहीं है, भले ही उसमें अभी तक अंकुर ना फूटे हों। वो अंधेरे में अपनी जड़ें मजबूत कर रहा है। क्या बात है, ये सच में आज के इस विस्तृत विश्लेषण का सबसे बड़ा निष्कर्ष है। श्रीमद् भगवत गीता की ये पंक्ति आधुनिक दौर की हताशा और बर्नआउट का सबसे सटीक एंटीडोट है। बिल्कुल। ये हमें याद दिलाती है कि मेहनत करने की क्षमता होना और पूरे मन से प्रयास कर पाना ही अपने आप में एक बहुत बड़ी जीत है। परिणाम चाहे जो भी हो, वो प्रयास कभी व्यर्थ नहीं जाता। ये विचार अपने आप में पूर्ण है। इससे पहले कि हम आज की इस गहन चर्चा को विराम दें, एक ऐसा सवाल है जो इस पूरी बातचीत के बाद स्वाभाविक रूप से जहन में आता है। एक ऐसा सवाल जिस पर हम सभी को विचार करना चाहिए। और वो विचारणीय सवाल क्या है? सवाल ये है कि अगर हम वास्तव में अपने जीवन में अपनी चेतना की गहराई में ये स्वीकार कर लें कि हमारा कोई भी प्रयास कभी व्यर्थ नहीं जाता, तो क्या ये सफलता और विफलता को देखने के हमारे पूरे नजरिए को हमेशा के लिए ध्वस्त नहीं कर देगा? एक बहुत ही मौलिक सवाल। अगर कुछ भी व्यर्थ जाता ही नहीं, अगर हर प्रयास हमें जैविक, मानसिक और दार्शनिक रूप से अपग्रेड कर रहा है, तो क्या विफलता जैसी कोई चीज वास्तव में इस दुनिया में अस्तित्व रखती भी है? ये सोचने पर मजबूर कर देने वाली बात है। या फिर जिसे हम इतनी घबराहट के साथ विफलता कहते हैं, वो सिर्फ एक भ्रम है, सिर्फ एक जरूरी डेटा पॉइंट या एक और सीढ़ी जो हमें हमारी अंतिम मंजिल के लिए तैयार कर रही है। बहुत खूब। इस गहरे विचार के साथ हम आज की इस चर्चा को यहीं समाप्त करते हैं। इस सवाल पर अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में जरूर विचार कीजिएगा। हमारे साथ इस दार्शनिक सफर पर बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली बार एक नई सामग्री और एक नए विश्लेषण के साथ।